Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discussing class number 12 for the free crash course for DSSB PGT Computer Science. So जो भी स्टूडेंट्स DSSB PGT Computer Science के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास नंबर 12 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इससे पहले हम टोटल 11 क्लासेस कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, और उनके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अपडेशन वहीं पे मिलती है। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फर्दर अगर आपकी भी कोई भी क्वेरी होती है तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे ड्रॉप कर सकते हैं। सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे और जहां से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज भी पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और उनके साथ ही उन टॉपिक्स को कवर भी करेंगे जहां जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क क्वेश्चन दिया था, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स ने उनके आंसर्स किए हैं उनको भी पता चल जाए कि वो क्वेश्चन उनका ठीक है या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो पहले उस क्वेश्चन को करते हैं। कल हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CPU शेड्यूलिंग को डिस्कस किया था अपनी क्लास में लास्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, 4 प्रोसेस थी P1 P2 P3 P4 P0 P1 P2 P3. These are the 4 process. Here arrival time is given, bus time also given. So हमें आइडेंटिफाई करना था एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आंसर दिया है और टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, तो वो सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर चेक कर सकते हैं। 1 0 2 3 अराइवल टाइम था सभी प्रोसेस का, एंड देन 3 2 1 4 बस टाइम गिवन था। तो सबसे पहले हम जब भी CPU शेड्यूलिंग को सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो हम वहाँ पे पहले जॉइंट चार्ट बनाते हैं। जॉइंट चार्ट की हेल्प से हम देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम कंप्लीट हुई है, किस प्रोसेस को सबसे पहले CPU मिला है। तो चलिए देख लेते हैं, जॉइंट चार्ट बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो प्रोसेस रेडी क्यू में होगी उसी को CPU मिलेगा, यानी कि 0 टाइम पे कौन सी प्रोसेस है, P1 प्रोसेस। 0 टाइम पे कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है, P1 प्रोसेस, यानी कि P1 को CPU मिलेगा। कितनी देर के लिए मिलेगा, 2 टाइम के लिए मिलेगा, क्योंकि ये कैसी अप्रोच है, नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच है, यानी कि जितनी देर के लिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को CPU चाहिए उतनी देर के लिए ही उसको CPU मिलने वाला है। यहाँ पे हम फोर्सफुली उस पर्टिकुलर प्रोसेस से CPU को अलोकेट नहीं करा सकते, प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते। ठीक है, सो P1 को CPU मिलेगा 0 से लेके 2 टाइम्स तक, और ये अपना कंप्लीशन CPU टाइम कंप्लीट करके CPU से बाहर जा चुकी होगी। देन 2 टाइम तक P1 प्रोसेस, P0 प्रोसेस भी आ चुकी है, P2 प्रोसेस भी आ चुकी है। अब किसको CPU मिलेगा, P0 को। अब किसको CPU मिलेगा, P0 को। क्यों, क्योंकि 0 के बाद कौन सी प्रोसेस एंटर की है, P0, क्योंकि कौन सी अप्रोच है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस पहले आएगी उसको पहले CPU मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस पहले आएगी उसको पहले CPU मिलेगा, जो बाद में आएगी उसको बाद में मिलेगा। तो सबसे पहले P1 आई थी, देन उसके बाद P0 आई। 3 टाइम्स के लिए CPU चाहिए, 2 + 3 5, एंड देन P2 प्रोसेस आई थी, P2 को CPU मिलेगा 5 + 1 6, एंड P3 को CPU मिलेगा 6 + 4 10। ठीक है, तो
तो हमारा जाइंट चार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमें कंप्लीशन टाइम मिल चुका है हर एक प्रोसेस का। तो कंप्लीशन टाइम P3 का है 10, P2 का है 6, P0 का 5 एंड P1 का 2। सो दीज आर द कंप्लीशन टाइम। देन उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या रहता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कल भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, आप इस फॉर्मूला को याद जरूर रखें। सो 5 माइनस 1, 2 माइनस 0, 6 माइनस 2, 10 माइनस 3। सो टर्न अराउंड टाइम 4, 2, 4 एंड देन 7। देन आइडेंटिफाई करते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो 4 माइनस 3, 2 माइनस 2, 4 माइनस 1, 7 माइनस 4। सो वेटिंग टाइम क्या आएगा? 1, 0, 3, 3। ठीक है। वेटिंग टाइम कल हमने डायरेक्ट निकालना भी सीखा था कि किस तरीके से हम डायरेक्ट वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें वेटिंग टाइम की, तो P1 प्रोसेस सबसे पहले P0 प्रोसेस किस टाइम आई थी? 1 पे। CPU का मिला 2 पे, यानी कि 1 टाइम के लिए P0 प्रोसेस ने वेट किया। देन उसके बाद P1 प्रोसेस कब आई थी? 0 पे। CPU का मिला 0 पे, यानी कि उसने 0 टाइम के लिए वेट किया। P2 प्रोसेस कब आई थी? 2 पे। CPU कब मिला? 5 पे, यानी कि 3 टाइम्स वेट किया। एंड देन P3 कब आई थी? 3 पे, और CPU कब मिला? 6 पे, यानी कि 3 टाइम्स वेट किया। सो दीज आर द वेटिंग टाइम ऑफ ऑल पर्टिकुलर प्रोसेस। सो अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालना चाहते हैं, देन टोटल सम ऑफ ऑल दीज वेटिंग टाइम एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस आर 4। सो 3 + 3 6 + 1 7 डिवाइड बाई 4। सो 7 डिवाइड बाई 4 से आपको क्या मिलेगा? 1.75। 1.75। सो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो चुका है। एवरेज वेटिंग टाइम हमारा कैलकुलेट हो चुका है 1.75। अब आप चाहें तो टर्न अराउंड टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा? सो जो भी हमारा टर्न अराउंड टाइम आया है उन सभी को ऐड करेंगे एंड देन डिवाइड बाय 4 करेंगे। डिवाइड बाय 4 क्यों? क्योंकि हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। ठीक है। सो टर्न अराउंड टाइम देख लेते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या क्या है? 4 + 2 + 4 + 7 डिवाइड बाय 4। 4 + 4 8 + 2 10 + 4 7 17 डिवाइड बाय 4। एंड देन यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 4.25। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया है 4.25 एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम 4.25 एंड एवरेज वेटिंग टाइम क्या आया है? 1.75। सो दीज आर द आंसर। जिन जिन स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई किया था और जिनका यही सेम आंसर आया है, तो वो एक बार ज़रूर चेक करें। अगर फर्दर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो इस क्वेश्चन में या आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ ही आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो एल्गोरिदम है ना, उसके अंदर एक प्रॉब्लम अक्कर होती है। कौन सी प्रॉब्लम अक्कर होती है? जिसको नाम दिया गया है कॉन्वे इफेक्ट। एक प्रॉब्लम अक्कर होती है। प्रॉब्लम सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। P0 P1 अराइवल टाइम है 0 1 और P0 का बर्स्ट टाइम है 50 एंड देन 1। अब यहाँ पे जब हम जाइंट चार्ट बनाएंगे इस पर्टिकुलर शेड्यूलिंग के लिए, तो अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है तो पहले जो प्रोसेस आई है पहले वही एग्जीक्यूट होगी, और नॉन प्रीएम्पशन अप्रोच है तो हम बीच में कंटेक्स्ट स्विच नहीं करा सकते। यानी कि सबसे पहले CPU किसको मिलेगा? P0 को। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए वो चाहती है, यानी कि 0 से लेके 50 टाइम्स तक P0 को ही CPU मिलता रहेगा। देन P1 की टर्न आएगी 50 से लेके 51, उसको सिर्फ एक ही टाइम के लिए चाहिए, तो 50
1। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जाइंट चार्ट बनाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से आइडिया लगा रहे होंगे कि जो P1 प्रोसेस थी वो एक छोटी प्रोसेस थी। कैसी प्रोसेस थी? स्मॉलर प्रोसेस थी P1 कैसी प्रोसेस थी? स्मॉलर प्रोसेस। जब स्मॉलर प्रोसेस को किसी लार्जर प्रोसेस की वजह से बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, एक लंबे अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उसको वेट करना पड़े सीपीयू के लिए, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कहते हैं कॉनवे इफेक्ट। कॉनवे इफेक्ट यानी कि अगर हम बात करें कॉनवे इफेक्ट, यानी कि अगर हम बात करें व्हेन स्मॉलर प्रोसेस, व्हेन, ये प्रॉब्लम कई बार स्टेटमेंट बेस पूछी जाती है। आपको स्टेटमेंट दी हुई होगी, नीचे अलग अलग 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको उनमें से बताना होगा कि ये प्रॉब्लम कौन सी है और ये प्रॉब्लम किस एल्गोरिदम में। कई बार डायरेक्ट प्रॉब्लम का नाम पूछते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि किस एल्गोरिदम में, किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में ये प्रॉब्लम अक्कर होती है। तो कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में अक्कर होती है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। सो व्हेन स्मॉलर प्रोसेस have to wait, smaller process have to wait large amount of time, because of larger process, then this idea is known as Conway effect। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ SJF। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया विद द हेल्प ऑफ SJF, यानी कि कॉनवे इफेक्ट का सॉल्यूशन क्या है? SJF। SJF स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। SJF स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसा इसका नेम है, यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मीन्स जो छोटी प्रोसेस है पहले उसको सीपीयू मिलना चाहिए, यानी कि जो छोटी प्रोसेस है पहले उसको सीपीयू मिलना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम छोटी प्रोसेस को पहले सीपीयू देते हैं, अगर हम पहले सीपीयू छोटे प्रोसेस को देते हैं, यानी कि पहले सीपीयू एलोकेट करा दिया P1 को, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक ही टाइम के लिए सीपीयू चाहिए था, यानी कि 0 to 1 किसको सीपीयू मिला? P1 को। देन P0 ने ले लिया 1 से लेके 50, यानी कि 51। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? अब अगर यहाँ पे आप एवरेज वेटिंग टाइम आइडेंटिफाई करते तो P0 0 पे आई थी, सीपीयू कब मिला? 0 पे, यानी कि 0 टाइम्स वेट किया। वहीं पे अगर P1 के वेटिंग टाइम की बात करें तो P1 आई थी 1 पे और सीपीयू कब मिला? 50 पे, यानी कि 49 टाइम्स उसने वेट किया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, यानी कि 49/2 24.5 एवरेज वेटिंग टाइम आया। और अगर इस केस में निकाले जब हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यूज किया है, यानी कि जो छोटी प्रोसेस थी पहले उसको सीपीयू मिला, जो स्मॉलर जॉब मीन्स जो स्मॉलर प्रोसेस है जिसको कम टाइम के लिए सीपीयू चाहिए, अगर उसको पहले सीपीयू दिया है तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम देखते हैं। P0 कब आई थी? P1 कब आई थी? 1 पे। सबसे पहला P0 कब आई थी? 0 पे, लेकिन सीपीयू कब मिला? 1 पे, यानी कि 1 टाइम वेट किया। P1 कब आई थी? 1 पे। सॉरी, ये जो जाइंट चार्ट है, जाइंट चार्ट थोड़ा चेंज होगा भी, जाइंट चार्ट में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एक बार देख लेते हैं। जाइंट चार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बार दोबारा देखें। जो छोटी प्रोसेस है पहले किसको सीपीयू मिलेगा? उस प्रोसेस को। जो छोटी प्रोसेस है पहले सीपीयू किसको दिया? उस प्रोसेस को। यानी कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, या तो इसके अंदर अब 0 टाइम पे P0 प्रोसेस आई है, जबकि ये तो सबसे बड़ी प्रोसेस है। जो छोटी प्रोसेस है वो किस टाइम पे आई है? 1 टाइम पे। तो यहाँ पे 2 मेथड हो सकते हैं अगर हम बात करें, या तो हम 0 to 1 कि 1 टाइम तक जो अगर प्रोसेस हमारी P1 छोटी प्रोसेस नहीं आई तब तक हम आइडल रहें, सीपीयू को कोई भी प्रोसेस अलोकेट ना कराएं, और 1 पे जब P1 प्रोसेस आएगी तो 1 से लेके 1 टाइम तक, आगे 1 टाइम में यानी कि 1 + 1 2 टाइम्स तक प्रोसेस मिलेगा P1 को। देन P0 को मिलेगा 50 टाइम्स के लिए, यानी कि 52। तो यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम क्या होने वाला है? एवरेज वेटिंग टाइम
P1 का P0 कब आई थी 0 पे, 2 पे CPU मिला 2 प्लस P1 कब आई थी 1 पे, 1 पे ही CPU मिला, यानी कि 0 टाइम्स वेट के, यानी कि एवरेज वेटिंग टाइम 1 आया है। एवरेज वेटिंग टाइम क्या आया है 1। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब हमने स्मॉलर प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट कराया है, स्मॉलर प्रोसेस को पहले CPU एलोकेट किया है, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम क्या आया है। और अगर उस प्रोसेस को बाद में CPU दिया है जो सबसे छोटी प्रोसेस थी, तो हमारा एवरेज वेटिंग टाइम क्या आया है। अब यहाँ पे आप जो SJF है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर हम बेसिकली दोनों अप्रोच यूज़ करते हैं। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर SJF के अंदर हम दोनों अप्रोच यूज़ करते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। अब अगर नॉन प्रीएम्प्टिव होगी तो जो प्रोसेस एक बार CPU में एंटर कर चुकी है उसको हम फोर्सफुली CPU अलोकेट, उस प्रोसेस से CPU को प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते। प्रीएम्प्टिव अप्रोच के अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस को CPU मिला हुआ है और अगर कोई स्मॉलर प्रोसेस वहाँ पे आ जाती है तो उस टाइम पे कंटेक्स्ट स्विच करा के और CPU दे दिया जाएगा स्मॉलर प्रोसेस को। यानी कि वहीं पे अगर हम बात करें सपोज P0 P1 P0 P1 0 1 एंड देन 51, यही था हमारा अराइवल टाइम और बस टाइम। अगर हम यूज़ करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच, अगर हम यूज़ करते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच यानी कि जो प्रोसेस एक बार जिसको CPU मिल चुका है, यानी कि 0 टाइम पे कोई और प्रोसेस तो आई नहीं थी तो P0 को ही मिल गया, तो जितनी देर के लिए ये चाहेगी उतनी देर के लिए ही इसको CPU मिला रहेगा। देन उसके बाद P1 की टर्न आएगी, इस तरीके से हम अलोकेट कराएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें प्रीएम्प्टिव अप्रोच की, तो प्रीएम्प्टिव अप्रोच के अंदर क्या करते हैं, P0 को पहले CPU तो दे दिया, P0 को कितनी देर के लिए 1 टाइम के लिए। 1 टाइम के लिए क्यों, क्योंकि जब तक हमारी नेक्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आई है। तो नेक्स्ट प्रोसेस कब आई है 1 टाइम पे, और जैसे ही 1 टाइम पे P1 प्रोसेस आई, हमें पता चल गया कि ये सबसे छोटी प्रोसेस है, तो अब CPU मिलेगा P1 को कितनी देर के लिए चाहिए, जितनी देर के लिए उसको चाहिए 1 टाइम के लिए। देन लास्ट में P0 की टर्न आएगी 51, लास्ट में P0 की टर्न आएगी 51। तो ये अप्रोच है हमारी प्रीएम्प्टिव अप्रोच, ये है नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। कई बार एग्जाम में प्रीएम्प्टिव अप्रोच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और नॉन प्रीएम्प्टिव से भी पूछा जाता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे नॉन प्रीएम्प्टिव का ही आएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आप में से किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रहे। सपोज P1 P2 P3 तीन ही प्रोसेस ले लेते हैं, अराइवल टाइम एंड देन बस टाइम। अराइवल टाइम दिया है 0 1 2 6 4 3, ये बस टाइम दिया। पहले जाइंट चार्ट बनाते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच से। मैं सिर्फ जाइंट चार्ट बनाऊंगी, उससे आगे के क्वेश्चन को आप खुद से टेबल को फिल कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या आएगा, कंप्लीशन टाइम क्या होगा हर एक प्रोसेस का, और वेटिंग टाइम क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का केस क्या कहता है, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है रेडी क्यू में, P0, 0 टाइम पे P1 प्रोसेस आई है तो CPU किसको मिलेगा, P1 को। और नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच है तो जितनी देर के लिए CPU चाहिए उतनी देर के लिए ही मिलेगा। तो P1 को CPU मिला 0 to 6 टाइम्स के लिए। जब 0 to 6 P1 अपना काम परफॉर्म कर रही थी, उसी बीच P2 भी आ गई, P3 भी आ गई। अब इनमें से जो छोटी प्रोसेस है पहले CPU मिलेगा उसको, यानी कि P3 को कितनी देर के लिए, 3 टाइम्स के लिए चाहिए तो 3 टाइम्स के लिए। देन P2 की टर्न आएगी 4 टाइम्स के लिए। तो ये हमारा जाइंट चार्ट बन गया नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच से। किससे, नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच से। वहीं पे आप यहाँ पे कंप्लीशन टाइम एक एक का फिल कर सकते हैं, P2 का 13, P3 का 9, P1 का 6, और टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा आपका, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना खुद से ही। और वेटिंग टाइम क्या रहेगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम।
ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। अब चार्ट बनाते हैं प्रीएम्प्टिव अप्रोच से। अब प्रीएम्प्टिव अप्रोच क्या कहती है कि हम कितनी देर के लिए सीपीयू देंगे उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। अगर स्मॉलर प्रोसेस नहीं है, जो रेडी क्यू में प्रोसेस है, अगर हमें उसको सीपीयू देना पड़ रहा है कि जब तक कोई और प्रोसेस नहीं आती तो सीपीयू को तो आइडल नहीं रखेंगे, तो हम उसको वहाँ पे प्रोसेस अलोकेट करा देंगे। जो भी प्रोसेस वहाँ पे अवेलेबल होगी उसी को अलोकेट करा देंगे। तो वो अलोकेट कराने के बाद, वो पर्टिकुलर प्रोसेस अलोकेट कराने के बाद उसको सीपीयू कब तक मिलेगा? जब तक नेक्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर नहीं कर जाती, जब तक नेक्स्ट प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर नहीं कर जाती। सो P1 को सीपीयू मिलेगा कितनी देर के लिए? 0 to 1, यानी कि इसका बस टाइम बचेगा 5, और फिर 1 टाइम पे P2 प्रोसेस आ चुकी है और ये इससे छोटी प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सी छोटी प्रोसेस है। अगर ये बड़ी होती तो पहले उसी को सीपीयू मिलता, लेकिन अगर ये छोटी है, क्योंकि हम अप्रोच कौन सी यूज कर रहे हैं? SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो अब P2 को मिलेगा, P2 को भी कितनी देर के लिए मिलेगा? 1 टाइम के लिए मिलेगा, यानी कि 1 + 1 2। अब 3, अब 2 टाइम्स पे P3 प्रोसेस आ चुकी है और P2 पहले से ही है। अब चेक करेंगे स्मॉलर प्रोसेस कौन सी। अब इसको भी 3 टाइम के लिए चाहिए, इसको भी 3 टाइम के लिए सीपीयू चाहिए। जब टाई का केस हो, SJF के अंदर, जब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर टाई का केस हो, यानी कि कोई भी दो प्रोसेस ऐसी हों जिनका बस टाइम सेम हो, जब बस टाइम पे टाई हो तो उस टाइम पे आपको चेक करना है उनका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम में जो स्मॉलर अराइवल टाइम होगा, यानी कि जो पहले प्रोसेस आई होगी उसको सीपीयू मिलेगा। अगर अराइवल टाइम भी सेम मिले आपको, अगर अराइवल टाइम भी सेम मिले तो उस केस में आप प्रोसेस की आईडी चेक करेंगे। जो स्मॉलर प्रोसेस आईडी होगी उसको पहले सीपीयू मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें P2 और P3 की, तो P2 और P3 के अंदर सीपीयू तो मिलेगा पहले P2 को ही, सीपीयू मिलेगा पहले P2 को ही। क्यों? क्योंकि यह छोटी प्रोसेस तो दोनों है, लेकिन ये प्रोसेस पहले आई है। तो कितनी देर के लिए? अब स्मॉलर प्रोसेस थी, वही क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, तो जितनी देर के लिए सीपीयू चाहिए, यानी कि 2 + 3 5 टाइम्स के लिए। देन P3 की टर्न आएगी, P3 की टर्न आएगी, उसको भी 3 टाइम्स के लिए चाहिए, 5 + 3 8, एंड लास्ट वन इज P1 का 5 टाइम बचा हुआ है, तो 8 + 5 13। सो अगर यहाँ पे आप कंप्लीशन टाइम निकालेंगे प्रीएम्प्टिव अप्रोच से, अगर आप प्रीएम्प्टिव अप्रोच से कंप्लीशन टाइम आइडेंटिफाई करते हैं तो P1 का आएगा 13, P2 का 5 एंड P3 का 8। देन आप टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप प्रीएम्प्टिव अप्रोच और नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग दी है। राउंड रॉबिन, RR स्टैंड्स फॉर राउंड रॉबिन। टाइम क्वांटम दिया है 3 यूनिट। टाइम क्वांटम में स्टेटमेंट को थोड़ा छोटा करके लिख रही हूँ, इसमें पूरी थियोरेटिकल स्टेटमेंट है। लेट RR3 मीन्स राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विद time quantum of 3 unit and first come for FCFS means first come first serve algorithm if 3 process, यानी कि 3 प्रोसेस है P1, P2, P3, इनके अराइवल टाइम गिवन है। अराइवल टाइम है 0, 2 एंड देन 4 एंड बर्स्ट टाइम गिवन है 8, 5, 4। हमें क्या बताना है? कंप्लीशन ऑर्डर बताना है। आपको कंप्लीशन ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में ये तीनों प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करके गई है। ठीक है, राउंड रॉबिन के लिए भी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए भी। सो अगर हम बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस तरीके से फॉलो होती है? जो प्रोसेस जिस टाइम पे आई है उसको उसी टाइम पे सीपीयू मिलेगा। यानी कि सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई थी? P1, देन P2 आई, देन P3 आई, 0 पे, 2 पे, 4 पे। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कंप्लीशन ऑर्डर क्या रहेगा? पहले P1 जाएगी, P2 जाएगी, देन P3 जाएगी। ठीक है,
डायरेक्ट आंसर भी निकालेंगे और बाकी की जो हमारी वो थी टेबल थी उसको भी पूरा फिल करेंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट ना रहे। अब बात करते हैं राउंड रॉबिन की। तो राउंड रॉबिन के लिए आपको पहले रेडी क्यू मेंटेन करनी पड़ती है जाइंट चार्ट के साथ साथ। किस तरीके से? अब रेडी क्यू, सबसे पहले आपको रेडी क्यू मेंटेन करनी पड़ती है कि रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है, यानी कि P1 प्रोसेस है 0 टाइम पे और कोई प्रोसेस तो है नहीं, यानी कि सबसे पहले कौन सी प्रोसेस है? P1 प्रोसेस है। यानी कि CPU किसको मिलेगा? P1 को। कितनी देर के लिए? जो यहाँ पे टाइम क्वांटम दिया होता है, यानी कि 3 टाइम्स के लिए, 0 to 3 टाइम्स के लिए CPU मिला P1 प्रोसेस को। किसको मिला? P1 प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। अब जब 0 to 3 P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट अपना टास्क कंप्लीट कर रही थी राउंड रॉबिन की हेल्प से, तो उस टाइम पे 2 टाइम पे, ये तो 0 से 3 टाइम तक काम कर रही थी, उस टाइम पे बीच में P2 प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है। P1 यहाँ से गई और CPU पे परफॉर्म करने लगी, उस टाइम पे P2 प्रोसेस आ गई। और अगर यहाँ पे P1 को फिर से CPU चाहिए, यहाँ पे आपको राउंड रॉबिन के अंदर बेसिकली आपको क्यू मेंटेन करनी पड़ती है। क्यू मेंटेन आप इस तरीके से करेंगे, जब भी कोई नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, अगर कोई एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन टास्क कंप्लीट कर रही है और उसी टाइम पे अगर कोई और प्रोसेस आ जाती हैं तो उनको हम रेडी क्यू में लगाएंगे। और जितनी देर के लिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस को CPU मिला हुआ है, अगर उसको उससे ज़्यादा टाइम के लिए CPU चाहिए तो उसको दोबारा से रेडी क्यू में लगना पड़ेगा, तो उसको दोबारा से रेडी क्यू में आना पड़ेगा। यानी कि अब किसकी टर्न आएगी? P2 की। P2 को भी CPU कितनी देर के लिए मिलेगा? 3 टाइम्स के लिए, यानी कि 3 + 3 6। और जब P2 अपना टास्क कंप्लीट कर रही थी, अब P1 को कितनी देर के लिए CPU टाइम बचा हुआ था? 5, यानी कि P1 को फिर से P1 दोबारा से रेडी क्यू में आ चुकी है। एक बार फिर से देख लो रेडी क्यू को। सबसे पहले आई P1, 0 टाइम पे सिर्फ P1 प्रोसेस थी। ध्यान से सुनना, जहां कहीं डाउट हो आप रिपीट करके सुनना, समझ आ जाएगा। फिर भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। सबसे पहले 0 टाइम पे P1 प्रोसेस आई थी, ठीक है, रेडी क्यू में लग चुकी है। जब रेडी क्यू में थी और कोई और प्रोसेस है नहीं रेडी क्यू में, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है रेडी क्यू में उसी को CPU मिलेगा। कितनी देर के लिए मिलेगा? जितना टाइम क्वांटम है, यानी कि 0 to 3। जब 0 to 3 P1 तो अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए CPU को अलोकेट हो रखी है, उस टाइम पे P2 प्रोसेस एंटर कर चुकी है 2 टाइम पे। अब जब इसने अपना 0 to 3 काम कर लिया, बाकी इसका काम अभी बचा है, इसको और भी CPU चाहिए, तो ये दोबारा से क्या करेगी? दोबारा से रेडी क्यू में लग जाएगी। क्या करेगी? दोबारा से रेडी क्यू में लग जाएगी। यानी कि अब फिर टर्न आई किसकी? P2 की। P2 को भी कितनी देर के लिए CPU मिलेगा? 3 टाइम के लिए, क्योंकि टाइम क्वांटम 3 है। और जब P2 प्रोसेस 3 to 6 वर्क कर रही थी, CPU के ऊपर अपना टास्क परफॉर्म कर रही थी, तो उस टाइम पे P3 प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है। P3 प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है और P2 को अभी और भी CPU चाहिए, तो P2 फिर से रेडी क्यू में लग जाएगी। तो P2 के बाद किसकी टर्न आएगी? P1 की। कितनी देर के लिए? 3 टाइम के लिए, यानी कि 6 + 3 9 P1। अब जब सारी प्रोसेस आ चुकी हैं तो आप इसको राउंड रॉबिन है, यानी कि सर्कुलर फैशन में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से कि P1 के बाद टर्न आएगी P3 की, P1 P3 P2, या तो इस तरीके से करते रहो। P1 CPU के पास गई, कितनी देर के लिए? 3 टाइम्स के लिए, बाकी टाइम बचा है तो फिर से लाइन में लग गया। तो ये मेथड अपना लो, या फिर राउंड रॉबिन की P1 के बाद टर्न आनी है P3 की। कितनी देर के लिए? 3 टाइम्स के लिए, 12, 1 टाइम अभी बचा हुआ है P3 का, तो P3 को फिर से यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से भी मेंटेन कर सकते हैं। अब किसकी टर्न आएगी? P2 की। P2 को चाहिए 2 टाइम के लिए, तो 2 ही टाइम के लिए मिलेगा। अब P2 अपना टास्क कंप्लीट कर चुकी है, तो ये तो CPU से बाहर गई। देन नेक्स्ट टर्न आएगी P1 की। कितनी देर के लिए चाहिए? 2 टाइम के लिए, यानी कि 16, और टास्क कंप्लीट हुआ तो P1 भी बाहर चलेगी। देन लास्ट वन इज P3। P3 को कितनी देर के लिए चाहिए? 1 टाइम के लिए, और इसने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया और ये भी CPU से बाहर चलेगी। अब इनका कंप्लीशन टाइम मैं हमेशा बताती हूँ आपको राइट टू लेफ्ट नोट डाउन करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं लेफ्ट टू राइट अगर वो सर्च करते हैं तो कंप्लीशन टाइम में, क्योंकि राउंड रॉबिन फैशन के अंदर बार बार कंटेक्स्ट स्विच होता है, तो हम
कई बार क्लियरली नहीं रिप्रेजेंट कर पाते कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे कंप्लीट होकर गई है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में प्रोसेस कौन सी कंप्लीट हुई है, P3, देन P2, P3 हुई 17 पे, P1 हुई 16 पे और P2 हुई 12 पे। यानी कि कंप्लीशन टाइम किस ऑर्डर में आया है, सबसे पहले कंप्लीट हुई थी P2 जो कि CPU से बाहर गई थी, देन P1, देन P3। यानी कि यहाँ पे तो वो बार बार फिर से रेडी क्यू में लग रही थी, CPU से तो बाहर गई लेकिन टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था। टास्क कंप्लीट लास्ट में सबसे पहले हुआ है P2 का 14 टाइम पे, P1 का 16 पे एंड P3 का 17 पे, यानी कि ये ऑर्डर रहा है। सो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कंप्लीशन ऑर्डर राउंड रॉबिन के लिए क्या होगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए क्या होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन थे राउंड रॉबिन, इधर राउंड रॉबिन के लिख रही हूँ और इधर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के। P2, P1, P3, P3, P2, P1, ऑप्शन 2 P3, P2, P1, P1, P2, P3 और ऑप्शन 3 P2, P1, P3, P1, P2, P3 एंड ऑप्शन 4 P1, P2, P3, P3, P2, P1। सो इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी, तो आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, P2, P1, P3 एंड हेयर P1, P2, P3। सो हेयर ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप अपनी टेबल को खुद से फिल कर सकते हैं। कंप्लीशन टाइम P3 का 17, P1 का 16, P2 का 14, देन टर्न अराउंड टाइम आइडेंटिफाई कर लेना और वेटिंग टाइम आइडेंटिफाई कर लेना। इन फ्यूचर अगर यहाँ से एग्ज़ाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डेडलॉक। which of the following is not required condition for deadlock। सो डेडलॉक के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन ए होल्ड एंड वेट, ऑप्शन बी प्रीएम्प्टिव, ऑप्शन सी म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड ऑप्शन डी साइकिल। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डेडलॉक। सो इनमें से डेडलॉक के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर होने वाला है। सो अगर हम बात करें नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक तो बेसिकली आप सबको भी पता होगा 4 कंडीशन होती हैं डेडलॉक के लिए। 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहती है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स अलोकेट होगा, ठीक है। यानी कि एक प्रोसेस को एक टाइम पे एक ही रिसोर्स अलोकेट किया जाएगा। म्यूचुअल मींस इसको हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भी स्टडी करते हैं, सीमा फोर्स के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको बहुत जगह मिलेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ही क्या होता है, मीन्स एटलीस्ट वन रिसोर्स टाइप विच इज यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन फैशन, मीन्स वन प्रोसेस एट वन टाइम। एक प्रोसेस को एक टाइम पे रिसोर्स मिलेगा, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एक टाइम पे सेम रिसोर्स नहीं मिल सकता। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन होती है होल्ड एंड वेट। सेकंड कंडीशन क्या होती है, होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या कहती है कि जितने प्रोसेस वहाँ पे अवेलेबल थे उनको तो होल्ड कर लिया, और जितने रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल थे उनको तो उस प्रोसेस ने होल्ड कर लिया, और जो प्रोसेस वहाँ पे नहीं थे उनके लिए वो वेट कर रही है। यानी कि कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल थे, क्या किया, अवेलेबल रिसोर्सेज को तो अलोकेट कर लिया, अवेलेबल रिसोर्सेज को अलोकेट मीन्स होल्ड कर लिया, और जो नॉट अवेलेबल रिसोर्स थे उनके लिए क्या कर रही है, वेट कर रही है।
कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको तो होल्ड किए हुए है और जो अवेलेबल नहीं है उनके लिए वेट कर रही है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? होल्ड एंड वेट। थर्ड कंडीशन आती है नो प्रीएम्पशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है? नो प्रीएम्पशन, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से हम किसी दूसरे प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज को फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते। नो प्रीएम्पशन मीन्स फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते। किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस ने अगर किसी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है तो हम फोर्सफुली उस प्रोसेस से प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते। एंड फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? सर्कुलर वेट। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट मीन्स वहां पे साइकिल उस पर्टिकुलर ग्राफ में कि उन रिसोर्सेज, उन प्रोसेसेस ने जो रिसोर्स अलोकेट किए हुए हैं उनके बीच में एक साइकिल बननी चाहिए। लाइक अगर हम बात करें P1 ने होल्ड किया है R1 को और P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए और R2 को P2 प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है और रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को। अब अगर हम यहाँ पे बात करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक टाइम पे एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस को मिलेगा। अब P1 ने इसको ले रखा है, वहीं पे P2 क्या कह रहा है कि मुझे भी R1 चाहिए। P1 प्रोसेस R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 रिसोर्स को P2 ने होल्ड किया हुआ है। अब होल्ड एंड वेट कंडीशन, यानी कि एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए है, दूसरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ये प्रोसेस इसको होल्ड किए हुए है, इसके लिए वेट कर रहा है। नो प्रीएम्पशन मीन्स हम फोर्सफुली किसी एक रिसोर्स को दूसरी प्रोसेस के लिए प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते। यानी कि अगर हम चाहें P1 ने होल्ड किया है R1 को और वो R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि R2 को होल्ड किया है P2 प्रोसेस ने, तो हम P2 प्रोसेस से फोर्सफुली इस रिसोर्स को अलोकेट नहीं करा सकते कि पहले P1 प्रोसेस को ये रिसोर्स मिल जाए। सर्कुलर वेट क्या यहाँ पे साइकिल है? जी हाँ, बिल्कुल है। यानी कि क्या ये पर्टिकुलर सिनेरियो डेडलॉक की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। सो इन ऑप्शंस में से होल्ड एंड वेट नेसेसरी कंडीशन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, साइकिल मीन्स सर्कुलर वेट, प्रीएम्प्ट फोर्सफुली तो हम प्रीएम्प्ट नहीं करा सकते। यानी कि नो प्रीएम्पशन अगर होता तो वो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन होती, प्रीएम्पशन हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं रहेगी फॉर डेडलॉक। सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन था, डैश इज द फिनोमिना इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच sometime increasing the number of page frame increase the number of page fault. This phenomena is commonly experienced in dash page replacement algorithm. So basically इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? जब हम हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करने से जो भी हमारे पास अवेलेबल नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये बेसिक कंसेप्ट है हमारा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का। जब नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो जाएं। अब वैसे तो नॉर्मली अगर हम बात करें जनरली तो नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर हमने इंक्रीज किए हैं तो हमारे पेज फॉल्ट डिक्रीज होने चाहिए, जबकि वो डिक्रीज ना होने की बजाय कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जब हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज किया है उस टाइम पे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? बैलोडी एनोमली। ये नाम आपने सुना होगा, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैलोडीज एल्गोरिदम, बैलोडीज एनोमली। सो बैलोडी एनोमली कंसेप्ट क्या कहता है? जब हम नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करें और नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करने से हमारे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो जाएं तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं बैलोडी एनोमली। सो एक ही क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट पूछे गए थे कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज हो
और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट भी इंक्रीज हो जाए, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं बेलोडी एनोमली। और ये पर्टिकुलर फिनोमिना किस एल्गोरिदम में अक्कर होता है, तो ये अक्कर होता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर ये फिनोमिना अक्कर होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस तरीके से हमारे पास कुछ पेजेस दिए होते हैं, सीक्वेंस होती है और हम इन फ्रेम्स में एक एक पेज को अलोकेट कराते जाते हैं। अगर वो पेज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता दैट मीन्स मिस हुआ है, और अगर वो पेज प्रेजेंट होता है दैट मीन्स हिट हुआ है। अगर मिस होता है तो फर्स्ट कम अगर हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम यूज की है पेज रिप्लेसमेंट के लिए, तो जो पहला पेज आया है, अगर नेक्स्ट टाइम जब कंटेक्स्ट स्विच होगा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई नया प्रोसेस आता है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है, तो उस टाइम पे हम किस पेज को एज ए विक्टिम बनाएंगे, जो पेज पहले आया था। तो इस तरीके से नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करने से नंबर ऑफ टोटल पेज फोल्ड भी इंक्रीज हो जाए। सो उस फिनोमिना को हम कहते हैं बेलोडी एनोमली। और बेलोडी एनोमली किस एल्गोरिदम में अक्कर होता है हमारा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फर्दर अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।